हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस सेट जो किरण पब्लिकेशन द्वारा लॉन्च हुई है। इसके प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 13 तक अभी तक हमने वीडियो अपलोड कर दी है। अगर किसी कारणवश आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी के लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट को देखिए और सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट में 14 को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा और अपना स्कोर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इस प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर कितना बन पा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को। पहला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है और पहला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके ज्योग्राफी से प्रश्न है। कह रहा है कि लेटराइट मृदा में निम्नलिखित में से किस रसायन की कमी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, हमारे देश में जो सॉइल होती हैं यानी कि मिट्टियाँ होती है बहुत सारी प्रकार की होती हैं और सबसे अधिक जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो कौन सी होती है, दोमट मिट्टी होती है। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे लेटराइट मृदा की हम बात कर रहे हैं और इसमें किसकी कमी होती है दोस्तों। देखिए इसमें सबसे अधिक जो होती है ना, इसमें आपको टाइटेनियम ऑक्साइड मिलती है, एल्युमिनियम के जलीय ऑक्साइड मिलते हैं, आयरन ऑक्साइड मिलते हैं, जबकि सिलिका के दोस्तों इसमें क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कमी मिलती है। ठीक है, तो प्रश्न यही कह रहा था कि लेटराइट मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है, तो आपको बताना होगा जो सिलिका की कमी पाई जाती है। ठीक है, देखिए एक होता है कि मिट्टी का, जब मिट्टी का हम अध्ययन करते हैं ना तो मिट्टी का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जो हम लोग ये अध्ययन करते हैं मिट्टी के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, पैडोलॉजी के अंतर्गत जो होती है मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना आपके पास ये मिट्टी होती है उष्णकटिबंधीय वर्षाकाल जो होती है, इसमें लीचिंग जो है सबसे अधिक देखने को मिलती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि मुद्रास्फीति जनित मंदी निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट संयोजन करती है। दोस्तों आपको हम बताए थे जो मुद्रास्फीति होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं ये इन्फ्लेशन। इसमें दोस्तों क्या होता है कि मुद्रा की जो मांग ये होती है, वैल्यू होती है, वो क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और जो है लोगों के पास बहुत अधिक मात्रा में जो मुद्रा पहुंच जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि मुद्रास्फीति जनित मंदी निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट संयोजन होती है। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे ये अवरुद्ध विकास और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति का क्या होती है, विशिष्ट संयोजन होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों ये इकोनॉमिक्स का टर्म्स हैं, तो इकोनॉमिक्स जो टर्म्स होते हैं ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सभी पॉइंट्स को आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको लगेगा कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। अगला सवाल है कि लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीव एक डैश होता है। दोस्तों आपने लैक्टोबैसिलस के बारे में जरूर सुना होगा। ये क्या होता है, एक प्रकार का सूक्ष्मजीव होता है। ठीक है, और दोस्तों ये क्या होती है, एक प्रकार की विषाणु होती है। क्या होती है, विषाणु होती है, वायरस होती है। हम लोग जो घरों में दूध से दही बनाते हैं तो दूध से दही बनाने में जो विषाणु जो कामगार होती है वो दोस्तों विषाणु कौन सी होती है, तो वो ये लैक्टोबैसिलस क्या होती है, जीवाणु होती है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जीवाणु होगा, विषाणु नहीं, बैक्टीरिया होती है। तो लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीव डैश होता है दोस्तों। तो आप लोग याद रखेंगे ये जो होती है ना एक प्रकार की जीवाणु होती है। ऑप्शन में भी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। ठीक है, लैक्टोबैसिलस दोस्तों क्या होती है, जो हम आपको बता रहे थे कि दूध से दही बनाने के लिए जो हम लोग बैक्टीरिया यूज़ करते हैं मतलब उसमें काम आता है, वो लैक्टोबैसिलस ही होता है। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि ये सभी जो पॉइंट हैं आपके लिए एग्जाम को बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के ताम्र पाषाण कालीन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यानी आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से 3 ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सही नहीं होगा। आपको वही चूज करना है जो सही नहीं है। देखिए अतरंजी खेरा की हम बात करें दोस्तों, ये राजस्थान में दे रखा है। दूसरा आपके पास है रंगपुर, ये आपके गुजरात में स्थित है। तीसरा चिरांद है, ये बिहार में स्थित है। और अरहार ये अब राजस्थान में है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ना रंगपुर ये गुजरात में है, बिल्कुल यहाँ पे सत्य दे रखा है। और चिरांद दोस्तों क्या है ना, चिरांद ये कहाँ बिहार में पड़ता है, ये बिल्कुल सत्य है। दोस्तों आपने चिरांद के बारे में सुना होगा, सबसे पहले जो हड्डी से निर्मित जो ये औजार मिले थे ना, ये चिरांद से ही मिले थे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें आहार की, तो ये भी आपके राजस्थान में पड़ते हैं। तो यानी कि 1 2 3 4 कथन बिल्कुल सही दे रखे हैं। जबकि अतरंजी खेरा की हम बात करें दोस्तों, तो ये आपके राजस्थान में नहीं है। अब आप सोचेंगे कहाँ पे है, तो आप लोग याद रखेंगे ये जो है अतरंजी खेरा आपके उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में हमें देखने को मिल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि जो गलत पूछ रहा था वही हमको आंसर देना है।
अकबर ने किस वर्ष में तीर्थ यात्रा कर यानी कि पिलग्रिम टैक्स समाप्त कर दिया था? देखिए अकबर महान जो थे ना बहुत ही अच्छे शासक थे। इन्होंने जो तीर्थ का यात्रा थी ना, जिसपे पहले तीर्थ, जैसे आप कहीं तीर्थ यात्रा जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, पूजा करने जाते हैं, उस पर आपको टैक्स देना होता था। तो इस अकबर ने क्या किया था, उस टैक्स को समाप्त कर दिया था। तो आपको यही बताना है कि कब अकबर के द्वारा तीर्थ यात्रा कर जो है समाप्त कर दी गई थी। तो आप लोग याद रखेंगे 1563 ईस्वी में अकबर के द्वारा जो है तीर्थ यात्रा कर जो है वो समाप्त कर दिया गया था। यानी आपको अब तीर्थ यात्रा पर किसी भी प्रकार के टैक्स नहीं लिया जाता था। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आरबीआई के मापदंडों के अनुसार लाभदायी लीवरेज अनुपात में कटौती लागू करने का अर्थ है कि बैंक डैश पूंजी आधार पर डैश उधार दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये जो है प्रश्न है ना आपके इकोनॉमिक्स से प्रश्न है, आप यहाँ पे देख लीजिए। जो इसका आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर जो हमारा 2 है, यानी कि समान होगा और अधिक होगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से क्या पुष्प का नर जननांग नहीं है? ठीक है, देखिए पुष्प में जो होती है ना, जो प्रजनन करते हैं, एक होता है मादा, ठीक है, जिसको हम स्त्री बोलते हैं, और जो एक होता है मतलब नर, जिसे हम क्या बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं, यानी मेल बोलते हैं। तो ये कौन सी हो गई, फीमेल हो गई, और ये जो है मेल हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे जो पुष्प का नर जननांग होती है, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है पुष्प में, फ्लावर में, वो कौन कौन सा होता है आप लोग याद रखेंगे। ये आपके होते हैं परागकोश, परागकण और तंतु, ये तीनों क्या होते हैं, तो पुष्प के नर जननांग होते हैं। जबकि दोस्तों बाह्यदल जो होती है, पुंज होती है, ये आपके नहीं होते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि यही कह रहे थे कौन सा नहीं है। दोस्तों देखिए आप याद रखेंगे, जो फीमेल होती है ना, फीमेल को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर कहते हैं, और जो नर होते हैं मेल, इसे पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, या इसके जो प्रजनन तंत्र होते हैं स्त्री का, उसे स्त्री केसर कहते हैं, यानी कि जननांग बोलते हैं, जयांग बोलते हैं, और नर जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो आप याद रखेंगे पुमंग बोलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए चलना है, क्योंकि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी के जनक के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य हेतु जाना जाता है? दोस्तों देखिए अनुवांशिक के जनक जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। यहाँ पे अनुवांशिक की बात हो रही है, और इसका आंसर क्या होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवांशिक के पिता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, रेगाटा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो रेगाटा शब्द है ना, ये आपके संबंधित किससे हो जाएंगे, तो आप याद रखेंगे यॉट से संबंधित हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी एवं स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? देखिए जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये जो है ना प्रवासी पक्षियों के लिए, ठीक है, के लिए जाना जाता है। तो ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे है, तो आपके हरियाणा राज्य में देखने को आपको मिल जाते हैं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के लिए सामान्य बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? दोस्तों आप लोगों को पता है जो हमारा जो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है, और 395 में से 368वां अनुच्छेद जो है ना, ये आपके संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान के संशोधन से संबंधित है आपका 368वां संविधान संशोधन। और ये आपके कहाँ से ली गई प्रावधान है, तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यह प्रावधान को अपने देश के संविधान में लिया गया है। अब यहाँ पे बात करें 368 में, तो दोस्तों 368 की यहाँ पे बात हो रही है। इसमें जो है ना आधिकारिक भाषा का प्रयोग जो है करके दोनों सदनों के समान बहुमत संशोधित किया जा सकता है, जबकि सातवें सूची में कोई भी सूची ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो सही कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं भी यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है दोस्तों, ये भी ज्योग्राफी का प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपके एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न जरूर ही बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अलकनंदा और जो पिंडारी नदी है ना, इसके जो संगम है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं। किसे बोलते हैं? कर्णप्रयाग के नाम से जानते हैं अलकनंदा और पिंडारी नदियों के संगम को। दोस्तों आप यहाँ पे सोनप्रयाग के बारे में नहीं सुने होंगे, बाकी विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, ये देवप्रयाग, ये सभी सुने होंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं किसकी? सोनप्रयाग की। तो आप लोग याद रखेंगे जो सोनप्रयाग है ना, ये बासुकी, कौन सा? बासुकी और जो
मंदाकिनी है, ठीक है। बासुकी और मंदाकिनी नदी का जो संगम है ना, इस पे कौन सा सोनप्रयाग स्थित है, ठीक है। वहीं हम बात करेंगे विष्णुप्रयाग की, तो विष्णुप्रयाग जो है ना अलकनंदा, कौन सा, अलकनंदा और धौलीगंगा नदी के भी संगम पर स्थित है, कौन सा, विष्णुप्रयाग। और नंदप्रयाग की बात करें अगर, तो इस नाम से स्पष्ट है, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी, इससे क्या मिलकर बनता है, नंदप्रयाग बनता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? द डिवाइन कॉमेडी है ना, इस पुस्तक के लेखक जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे कौन से, दांते। कौन है, दांते जो है डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक हैं। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक। निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लेखित हिमालय की चोटियों में कौन सी चोटी शेष 3 की अपेक्षा सुदूर पूर्व में है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे भारत की बात करें तो सबसे सुदूर पूर्व में है हिमालय की चोटी, वो कौन सी है आपको यहाँ पे बताना है। तो आप याद रखेंगे जो कंचनजंगा है ना, ये क्या है, सुदूर पूर्व में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी यहाँ पे सुदूर पूर्व में। और विश्व का जो है तीसरा है, ठीक है। विश्व कौन सा है, तीसरा है। और जो भारत की यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, सुदूर पूर्व में पहली हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान तिलक स्वराज निधि का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई थी? देखिए दोस्तों, आपको पता है कि 1920 में हमारे देश में असहयोग आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी जी द्वारा। और जिस दिन ये आंदोलन शुरुआत हुई थी ना, उसी दिन जो है क्या बोलते हैं उनको, नाम क्या था उनका, ध्यान नहीं आ रहा। हाँ, तिलक जी। तो तिलक जी जो इनकी इसी दिन मृत्यु हो गई थी, इन्हीं के सम्मान में श्रद्धांजलि देने के लिए स्वराज कोष की स्थापना की गई थी। तो आप याद रखेंगे ये जो घोषणा की गई थी असहयोग आंदोलन के समय में की गई थी। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो 1920 में इसमें हुआ था। महात्मा गांधी जी इसको लीड कर रहे थे। भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में आर्थिक उत्पादन आउटपुट में से निर्भरधन इनपुट घटाने पर निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ये जो प्राप्त होती है जीवीए प्राप्त होती है, ठीक है। क्या होती है, जीवीए प्राप्त होती है। भारत का संविधान देश के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के बी हैं, इसके तहत जो है ना भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन 4 यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कुल साधारण उत्पादन फैक्टर प्रोडक्टिविटी, उत्पादन आउटपुट और इनपुट्स की भारित औसत क्या होती है? तो दोस्तों ये क्या होती है, अनुपात में होती है। मार्कंडेश्वर मंदिर समूह को प्रसिद्ध रूप से किस देश के खजुराहो के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों आप याद रखेंगे, जो मार्कंडेश्वर मंदिर है ना समूह के प्रसिद्ध रूप से विदर्भ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। मैडम भिखाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को निम्नलिखित में से किस स्थान पर फहराया था? ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना देखी जा रही है। तो मैडम भिखाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में जो है ना, ये पहली बार जो है झंडा फहराए थे। तो इसे भी आप याद रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो जाता है, ठीक है। दोस्तों हम बढ़ते हैं मैथ्स की, और मैथ्स में थोड़ा सा सवाल आज बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग देख लीजिए। यदि एक गोले की त्रिज्या 25% तक कम हो जाती है तो इसका सतह क्षेत्रफल कितने % कम हो जाएगी? ठीक है, देखिए एक तो तरीका इसमें है कि आप 2 गोला बना लीजिए, पहला 100% मान लीजिए, फिर उसके बाद 25% कम करके दोनों को घटा दीजिए, उसके बाद निकाल दीजिए। और एक तरीका यह होता है कि ए बी फार्मूला क्या होता है दोस्तों कि देखिए यहाँ पर -25 करेंगे, ठीक है, फिर -25 करेंगे, फिर यहाँ पर -25 होगा गुना 25/100, ठीक है। इसे आप दोस्तों निकालेंगे तो आपके पास निकल कर आएगा कितना 43.75 जो है ना, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक्स आपको बनाना है, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ए ने एक वस्तु 25% लाभ पर बी को कोई वस्तु बेच दी है, ठीक है, और बी ने सी को 10% लाभ पर बेच दी है, और सी ने इसे 40% हानि पर डी को बेच दी है। यदि डी ने इसे 46.20 रुपये में खरीदा था तो ए और बी के बीच लाभ का अंतर क्या होगा? दोस्तों देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस थोड़ी सी आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। हम मान लेते हैं कि ए का हम क्रेमूल सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ए और बी के लाभ हमको निकालना होगा। तो हम लाभ कैसे निकाल सकते हैं? जब हमारे पास क्रेमूल पता रहेगा तब ना हम लाभ निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का क्रेमूल हमको निकालना ही पड़ेगा। तो ए का क्रेमूल हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए दोस्तों, हम ए का क्रेमूल कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, 46.20 किसको मिलता है? डी को मिलता है ना, तो गुना उल्टा हम कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्रेमूल निकल जाएगा। जैसे 25% के लाभ पे बेच रहा है तो 100 बटा कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद फिर देखिए बी ने सी को 10% का लाभ पर, फिर क्या होगा 100/110 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सी ने इसे 40% हानि पर, तो 100 बटे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। डी को बेच दिया, तो बेचने के बाद दोस्तों यही हो गया। तो अब उसके बाद कितना, इसे आप निकालेंगे ना, तो ये आपके पास निकल के कितना आ जाएगा, तो ए बराबर ए कर देंगे यहाँ पे। तो ए जो यहाँ पे निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, हमारे पास 56 रुपये निकल के आएगा क्या, यानी कि ए का क्रयमूल्य कितना है हमारे पास 56 रुपये यहाँ पे निकल चुका है। अब क्या है कि एक जो है लाभ जो है ना 25% है, यानी कि 56 का 25% हम निकालेंगे लाभ जो है, तो 56 का 25% कितना हो जाएगा दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे। 56 का 25% कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ पे 14 हो जाएगा 14, ठीक है। अब कह रहा है कि बी का लाभ निकालने के लिए, तो बी के लिए लाभ क्या हो जाएगा, तो 56, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि बी को कोई वस्तु बेची, बी ने सी को 10% का लाभ पे बेच दी, यानी 56, यहाँ पे हम बी का निकालेंगे तो 56 का क्या निकाल सकते हैं, तो 56 का 125% का 10%, ये बी का हो जाएगा। तो यहाँ से कितना निकलेगा 7 निकलेगा। अब अंतर पूछ रहा है, तो 14 में से 7 का कितना बचेगा 7 बचेगा, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है, ए में दे रखा है, ठीक है। तो बहुत आसान प्रश्न था, आप इसे बना लिए होंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि यहाँ पे एक चार्ट दे रखी है, पाई चार्ट यहाँ पे चार्ट दे रखी है, और इसमें कह रहा है कि ए विद्यालय में लड़कों की संख्या और ई विद्यालय में लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। देखिए दोस्तों, ए विद्यालय में टोटल संख्या कितनी है हमारे पास 680, यहाँ पे छात्रों की संख्या यानी कि लड़का और लड़की मिला करके कितनी है 680 है, और यहाँ पे इसका रेशियो दे रखा है कि लड़का 9 है और लड़की 8 है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, विद्यालय ए में लड़कों की संख्या, यदि हम विद्यालय ए की हम बात करें तो यहाँ से लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, 680 को ऊपर रखेंगे और जितनी संख्या यहाँ पे जो रेशियो में दे रखी है उसको नीचे रखेंगे। आप इसको जोड़ दीजिए 9 8 17, ठीक है। हमको किसका निकालना है, जिसका निकालना हो उसे हम गुना कर देंगे। लड़का का निकालना है तो हम क्या करेंगे 9 से गुना कर देंगे, यहाँ पे 9 से गुना कर देंगे तो हमारे पास लड़का का निकल जाएगा। तो आप देखिए 17 चौक 68 40 हो जाएगा, 9 चौक 36, यानी कि 360 जो यहाँ पे जो है ना लड़का यहाँ पे है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात दोस्तों, जब 680 में 360 लड़का है तो बाकी क्या होगी, लड़कियाँ होगी। अब यहाँ पे किसका कह रहा है, अब कह रहा है विद्यालय ई का, तो विद्यालय ई में हम जाते हैं यहाँ पे, तो सेम वही करेंगे 980 और बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा 13 12 कितना होता है 25 होता है यहाँ पे। और यहाँ पे किसका निकालना है, इसमें लड़कियों की संख्या, यानी कि हमको यहाँ से 12 से गुना करना होगा। तो 12 से हम गुना कर देंगे तो हमारे पास जो है ना ई की वैल्यू निकल के आएगी, वो हमारे पास 432 निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमको क्या कह रहा है, देख लीजिए सवाल में कि अनुपात क्या होगा, तो यानी कि ये किसका है, ये ए का है और ई किसका है, ई का है। तो अनुपात आप निकाल रेशियो निकाल दीजिए, तो ए रेशियो ई क्या हो जाएगा आपके पास, तो 360 है, रेशियो में कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा। तो आप इसे रेशियो में काट लेंगे तो आपके पास काटने के बाद दोस्तों जो आएगा वो कितना आ जाएगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन 5:6 आ जाएगा, ठीक है। कितना 5:6 आप काट लीजिएगा तो ये 5:6 ही आएगा जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, ठीक है। तो बहुत आसान प्रश्न था, आई होप कि आप सभी ने बना लिया होगा। कितने विद्यार्थी में लड़कियों की संख्या प्रति लड़कियों विद्यालय में प्रति विद्यालय लड़कों की औसत संख्या से अधिक है। तो आप वैसे ही निकाल लेंगे सबका, और निकालने के बाद जो है दोस्तों आपके पास पता चल जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3 में जो है इस प्रश्न का सही जवाब आपके लिए निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हम लोग कह रहे हैं कि एक समकोण त्रिकोणीय पार्ट का क्षेत्रफल जो है ना वो 18 मीटर दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है और 82 मीटर की भुजाओं वाले त्रिकोणीय क्षेत्रफल के का 5√3 गुना है। सम त्रिकोणीय पार्क की पार्श्व क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या कर पा रहे हैं ना, यदि आप इसका स्क्वायर करेंगे 18 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर करेंगे तो ये 82 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक समकोण त्रिभुज है, और सब समकोण त्रिभुज है तो किसी भी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हमारे पास आधार कितना है 18 है और ऊंचाई हमारे पास कितना है 80 है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ना, जैसे हम करेंगे 2 × 18 972, यानी कि 720 दोस्तों यहाँ पे क्या होगा हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ चुका है। अब कह रहा है कि त्रिकोणीय का क्षेत्रफल जो है इसका √3 गुना है, किसका 720 का √3 गुना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 720 का जो कहेगा सवाल वही हम करते जाएंगे, 5√3 गुना कर देंगे तो ये क्या होगा आपके पास, ये पूरा यहाँ तक जो कहा है सवाल में वहाँ तक हम निकाल चुके हैं। अब दोस्तों देखिए ये जो है ना इसका क्षेत्रफल कितना किसके बराबर हो जाएगा, तो ये किसके बराबर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अब समकोणीय पार्क का पास दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे ये
ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, इसका क्षेत्रफल 3/4 और गुना भुजा स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो यही हो जाएगा कितना 720 720 गुना 50√3। ये दोस्तों क्या 5√3, ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से आप जो भुजा निकालेंगे ए की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी कितनी, तो 120 मीटर यहाँ से निकल के आ जाएगी ए की वैल्यू। तो अब कह रहा है कि 5 पे क्या हो जाएगा, यहाँ से 120 मीटर हो जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। मान लें कि x एक ऐसी बड़ी संख्या है जिसके द्वारा इतना इतना और इतना को विभाजित करने पर प्रत्येक में शेष समान बचता है, तो x के अंकों का योग क्या होगा। देखिए जब भी आपको सवाल में शेष समान बचेगा ना, तो जो 3 संख्या दे रखी होगी, तो जैसे कि मानी संख्या a है, b है और c है, 3 संख्या दे रखी है, तो हमारा काम क्या होगा, पहले a और b को माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, तो b और c को माइनस करेंगे, और उसके बाद a और c को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी उसका हम क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे, यानी कि मौसन निकाल देंगे। और मौसन निकालने के बाद जो संख्या आएगी उन तीनों को संख्या को हम जोड़ देंगे, तो हमारे पास जो है आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे 120 85 है ना, इसको तो आप दोनों को यहाँ पर माइनस कीजिए। पहले आप यदि माइनस करेंगे 120 85 को, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, ये आपके पास पहली बार जो आएगा वो 4849 आ जाएगा, ठीक है, 4829, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, 16,914 में से 13,841 घटाएंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3070 आ जाएगा, कितना 3070। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब 12,085 को इसमें से घटाएंगे, तो आपके पास जो आएगा संख्या वो 1756 आ जाएगा। अब तीनों का आप मौसा लीजिएगा, तो मौसा यानी कि HCF लेंगे, तो आपके पास जो है ना मौसा वो 439 निकल के आ जाएगा। अब आपका क्या करता है संख्या कि x के अंकों का योग क्या होगा, यानी हम x दिए है, इसका योग क्या हो जाएगा, तो 9 3 12 4 16 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, 2 में। बस जो आपको हम बता रहे हैं ना, इसको आपको ध्यान में रखना होगा, आपका आसानी से सवाल बन जाएंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति 26% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है, ठीक है। यदि उसने 20% कम पर ख़रीदा होता और इतना रुपये में बेचा होता, तो 32% का क्या होता है यहाँ पे लाभ होता। तो घड़ी का असली क्रय मूल्य यहाँ पे दोस्तों क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं घड़ी का असली क्रय मूल्य जो है CP वो कितना है, x है। जो सवाल में कहेगा हम उसे करते जाएंगे, हमारे आंसर निकल के आ जाएगा। 26% का लाभ हम बेच रहे हैं कोई चीज़ को, तो कितना हो जाएगा 126 x बटा कितना 100 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है ना कि 20% कम कर देता यदि, तो कितना कर देता 80 कर देता। कोई भी चीज़ 100% होता है अपने आप में, जब उसमें 20% कम करेंगे तो कितना होगा 80% होगा। तो कहता है कि इतना में बेचा होता, ठीक है, तो 32% का लाभ होता है। तो इसी के ना 32% का लाभ होता है, जब इसे हम कम कर देते तो 32% का लाभ होता। 32% लाभ होने के बाद दोस्तों है कितना में बेचा होता, 81.60 में बेचा होता। तो 81.60 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, x की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों x की वैल्यू हम यहाँ निकालने की कोशिश करते हैं। तो x की वैल्यू जो आप निकालेंगे तो आपके पास 400 रुपये x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है, 3 में दे रखा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इस सवाल की ओर। एक समूह में निश्चित संख्या के व्यक्तियों का औसत वजन इतना दे रखा है। दोस्तों ये सवाल आपको बता चुके हैं पहले भी, तो आप इसे उम्मीद करते हैं कि आप बना लेंगे। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे 20 आंसर निकल के आ जाएगा। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में निश्चित सालाना दर पर निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 3300 और 3630 है। तो राशि कितनी यहाँ पे हो जाएगी, तो आप याद रखेंगे दोस्तों, राशि जो है वो 30,000 रुपये यहाँ पे हो जाएगी। आप लोग बना लेंगे, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ पे 2:7 4:5 के अनुपात में एसिड और पानी युक्त एसिड और पानी के 2 घोल क्रमशः 2:5 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। तो परिणामतः घोल में एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल को हम नहीं बताए हैं, आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है टोटल कितना हो जाएगा, घोल में एसिड का और पानी का अनुपात, एसिड कितना हो जाएगा 7 कितना, टोटल कितना है 9 हो जाएगा, ठीक है। गुना क्या कर देंगे हम, 2 से गुना कर देंगे ये वाले से। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और यहाँ पे कितना है 5 है, और टोटल कितना है नीचा है 9 है, और टोटल यहाँ पे किसी 5 से गुना कर देंगे, और टोटल संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी 5 2 7 हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी ना। तो यहाँ से जो एसिड की मात्रा हमको निकल के आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 21 - 13 बटा कितना हो जाएगा 21, जो है यहाँ पे एसिड की मात्रा निकल के यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे 21 में से 13 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा 8 बटे कितना होगा 21 हो जाएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि घोल में एसिड और पानी का अनुपात ज्ञात करें। तो एसिड और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप देख पा रहे होंगे जो 8 बटे 21 अनुपात 13 बटे 21, तो इसे आप काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 बटे 13। यहाँ पे आंसर निकल के आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है हम लोग देख लेते हैं, कहाँ पे दे रखा है 8 बटे 13 ढूंढ लेते हैं हम लोग।
ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। दिए गए डाटा के परास, माध्यिका और बहुलक का माध्य क्या होगा, बहुलक का माध्य क्या होगा। देखिए परास दोस्तों क्या होती है ना, तो मैक्सिमम माइनस जो मिनिमम करेंगे ना तो वही क्या होती है, रेंज होती है, परास होती है। तो यहाँ मैक्सिमम कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और मिनिमम कितना 1 है। यानी कि जब परास होगी ना 5 में से 1 या कितना होगा, 4 यहाँ पे हो जाएगा। माध्यिका आपको हम बताए थे, पहले संख्या को आप किसी भी ऑर्डर में रख लीजिए, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आप उसे सजा लेंगे। उसके बाद जो है ना जो बीच में संख्या आएगी वही क्या होगी, माध्यिका आएगी। तो सजाने के बाद दोस्तों आपके पास माध्यिका जो निकल के आ जाएगी वो आपके पास कितनी आएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पे कितनी आएगी, माध्यिका 2 हो जाएगी। ठीक है, माध्यिका 2। और दोस्तों यहाँ पे बहुलक जो होती है, जो सबसे अधिक बार रिपीट हुआ संख्या होती है वही क्या होती है, बहुलक होती है। तो यहाँ पे बहुलक जो है आप निकालेंगे, सबसे अधिक बार रिपीट जो आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको क्या दिखेगा, तो ऑप्शन ये मतलब 2 जो है ना सबसे अधिक बार रिपीट यहाँ पे हो चुका है। हम जब हम परास निकाल चुके हैं, माध्यिका निकाल चुके हैं और बहुलक निकाल चुके हैं, तो अब हमको क्या होता है कि तीनों का माध्य निकाल लीजिए। तो माध्य क्या होता है, तीनों को जोड़ दीजिए, जितनी संख्या उससे भागा कर दीजिए। तो 4 2 6 3 9 और संख्या कितनी है हमारे पास, 3 है। तो कितना हो जाएगा, 3। यानी कि 1 सेकेंड, सॉरी 4 2 6 2 8 ही होगा ना यहाँ पे, 8/3। तो 8/3 को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 2/3 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, 2 में दे रखा है। एक राशि पर 6% सालाना ब्याज दर से सालाना ब्याज इतना वर्ष में इतना रुपये है। ठीक है, यानी कि जो ब्याज दे रखी है हमारे पास इतना है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम मूलधन निकाल सकते हैं। जब मूलधन निकाल देंगे तो वही कहेगी वही राशि, यानी जो हम मूलधन निकाल रहे हैं वो राशि इतना वर्षों में इतना ब्याज दर से कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों आप यहाँ से मूलधन निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम मूलधन निकालेंगे तो मूलधन का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100 दर गुना समय। तो हमारे पास ब्याज कितना है, तो 2541 है। तो 2541 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 100 हो जाएगा। और दर हमारे पास कितना दे रखा है, तो दर हमारे पास 6% है। और रेट ये समय कितना है, तो 5 दूनी 10 1 11/2 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो मूलधन निकालने की कोशिश करते हैं, कट पीट करेंगे तो आपके पास मूलधन जो है 7700 रुपये निकल के आ जाएगा। जब निकल के आ जाएगा तो यही राशि यानी कि 7700 रुपये इतना वर्ष में इतना दर से कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों आप ब्याज निकाल लीजिए यहाँ से। तो ब्याज कैसे निकाल सकते हैं, तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना 10/100 होता है। तो 7700 गुना 17/3 है ना, आप 5 15 17/3 आप समझ ही रहे होंगे। 8 24 8 56 157 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा यहाँ पे। और बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों आपके जो ब्याज निकालेंगे, एसआई निकालने आप निकाल रहे हैं, तो हम लोग कितना आपके पास हो जाएगा, तो 3553 यहाँ पे एसआई निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि जो कितनी हो जाएगी, होना मतलब क्या होता है, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है, जब मूलधन प्लस ब्याज करेंगे तो मिश्रधन निकाल लगेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 7700 मूलधन है और ब्याज कितना है, 3553 है। आप दोनों को जोड़ दीजिएगा दोस्तों, तो जोड़ने के बाद जो है ना 11,253 आपके पास निकल के आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, 4 में दे रखा है। यहाँ पे कह रहा है कि 4107 की राशि को ABC के D के बीच में इस तरह विभाजित की जाती है कि A और B के हिस्से का अनुपात 3:4 है। ठीक है, यहाँ पे A और B है और C और D है। ठीक है, 4 अनुपात दे रखा है यहाँ हमारे पास। और A और B का अनुपात जो है दोस्तों वो 3:4 है। कितना है, 3:4 है। और BC का अनुपात हमारे पास कितना है, तो 2:1 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और CD का अनुपात जो है 3:5 है यहाँ पे। तो ABCD का जो अनुपात निकल के आएगा आपके पास, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे सामने वाली संख्या लिख दीजिए। जैसे कि 3 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया। और दोस्तों यहाँ पे जो है ना 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आप तीनों गुना कर दीजिए, 3 3 9 दूनी 18 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 4 3 12 दूनी 24 यहाँ पे हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा और 5 के 20 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसे काट लीजिए, 2 9 18, 2 से 12, यहाँ से कितना 2 9 18, 2 से 12, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 10। अब किसी से नहीं कटेगा, तो ये आपके पास रेशियो निकल के आ चुका है। अब क्या है कि पी का हिस्सा क्या होगा, टोटल हमारे पास संख्या कितनी थी, 4107 थी। तो 4107 बटे कितना हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, 10 16 9 25 25 12 कितना होता है, 37। और बी का संख्या निकालना है, तो बी कितना है, 12 से गुना कर दीजिए। तो दोस्तों वही नियम है, सभी में आपको वही फॉलो करना है। जब ऐसे कर देंगे आप, तो करने के बाद आपके पास निकल के आएगा आंसर, वो 1332 रुपये निकल के आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में दे रखा है। ठीक है, चलिए ए एक साथ काम करते हुए ABC एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ABC 36 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। और इसका दक्षता जो है एफिशिएंसी 5 6 9 की है। तो 9 6 15 5 20, तो टोटल काम कितना हो गया, 720 हो गया ना, तो 720 हो गया। अब कह रहा है कि B अकेला, तो B का अनुपात कितना है, 6। तो 6 से डिवाइड कर दीजिए तो 120 हो जाएगा। 120 दिन यहाँ पे इस पर आएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है।
कह रहे हैं कि 2 पाइप ए और बी क्रम से 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, ठीक है। तो ए जो है ना 12 मिनट में भर सकते हैं और बी जो है आपको 15 मिनट में भर सकते हैं। भरने का काम करे तो प्लस लिख देते हैं यहाँ पे। और सी जो है मतलब कि टंकी को जो है ना 10 मिनट में खाली कर सकते हैं, यानी माइनस कर देता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये आपके पास 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6, यानी कि 5 5 4 9 माइनस 3, यानी कि 5 4 9 भरने का, 6 खाली करने का। तो 5 4 9 में से 6 गया कितना का -3, यानी कि एक जो है ना मतलब 1 घंटे में 3 खाली हो रही है। तो कह रहा है कि कितने मिनट में पूरा खाली हो जाएगी, तो मतलब यहाँ पे 3 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 20 मिनट में क्या होगी यहाँ पे खाली हो जाएगी। क्योंकि सी पूछा रहा है तो सी का एफिशिएंसी कितनी यहाँ पर निकली है, 3 निकली है। तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि एक नाव 36 किलोमीटर अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम और 16 किलोमीटर अति प्रवाह की दर से 10 घंटे में तय कर सकती है। वह 3 किलोमीटर अनुप्रवाह और 1.2 किलोमीटर प्रति प्रवाह की दर से 48 मिनट में तय कर सकती है। तो प्रति प्रवाह जाते हुए नाव की गति कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए इसमें आपको क्या करना है, देखिए अनुप्रवाह जो होती है ना मतलब कि वो क्या होती है धारा की दिशा में। तो यहाँ 36 बटे कितना हो जाएगा x + y हो जाएगा, ये धारा की दिशा में हो गया। प्लस में धारा की विपरीत दिशा में 16 - x - y, इसको जाने में इसको कितना लगता है 10 घंटे का समय लगता है, ये 10 हो गया, ठीक है। फिर दूसरा समीकरण है कि ये कह रहा है कि 3 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी कि 3 बटे x + y यहाँ पे हो जाएगा। प्लस में क्या हो जाएगा 12 बटे x - y, ठीक है। इसको लगता है कितना 48 में। ये समीकरण 1 और 2 हो गया। आप इसे क्या करेंगे 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो निकल के आएगा आंसर x - y यानी कि नाव की गति वो आपके पास निकल के कितनी आ जाएगी, तो 4 निकल के आ जाएगी। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सुमन एक वस्तु चाहिए तो मेरे पास 16% की छूट देकर के 882 में बेची है। तो यहाँ पर आप सीपी निकाल सकते हैं ना, कैसे निकाल सकते हैं 882 उल्टा गुना कर दीजिए, 100 बटे कितना 84 होगा, आपके पास सीपी निकल के आ जाएगा। जब सीपी निकल के आ जाएगा तो कह रहा है कि 20% लाभ करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 20% 120 कर देंगे, यहाँ पे 120 बटे 100। तो आप यहाँ पे काट पीट कर लीजिए तो आपके पास जो है ना 875 रुपये निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। बहुत आसान सवाल है, इसमें हम क्या ही समझ दें आप लोगों को, आपको खुद से बना ही लिए होंगे। दोस्तों ये भी सवाल बहुत आसान है, ये भी आप बना लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हमारा। और ये भी तो कितना आसान सवाल है, आप इसे बना ही लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे 1.4/5 सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे इस सवाल आपको बता देते हैं, कह रहे हैं कि 28 सेंटीमीटर लंबाई ऊंचाई के बिल्कुल विद्युतीय बेलन का सिलिंडर एक वक्र सतह क्षेत्रफल 176 सेंटीमीटर है। यानी कहने का मतलब है कि बेलन का जो वक्र क्षेत्रफल होता है वो 2πr/h होता है और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 176 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 22/7 और r की वैल्यू हमारे पास कितनी है, r हमको निकालनी है और h की वैल्यू हमारे पास 28 है, इसकी वैल्यू 176 दे रखी है, ठीक है। दोस्तों आप कट पीट करेंगे तो r की वैल्यू यहाँ से 1 निकल के आ जाएगी। अब हमको कह रहा है कि बेलन का आयतन निकालने के लिए तो हम जानते हैं कि πr² h होता है बेलन का आयतन। इसमें हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, जैसे कि 22/7 यहाँ पे वैल्यू होती है पाई की, r² कितना हो जाएगा हमारे पास, तो r² हमारे पास 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और h की वैल्यू हमारे पास दे रखी है सवाल में 28। तो 7 चौक 28 होगा, 22 चौक कितना 88 से जो है यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके पास हो गया। अब हम जो है क्या कर सकते हैं, अब आपको हम वीडियो को यहीं पर अब स्टॉप करते हैं क्योंकि थोड़ी सी अब हमें आपको जो है ना ये सभी चीज़ें का आपको आंसर हम दे देंगे। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है, इसका आंसर आपको टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड कर देंगे, आप सभी लोग वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ ज़रूरी काम अभी हाँ वो हो गया हमें, तो हमें इमरजेंसी में जाना पड़ रहा है, अभी वीडियो को हम छोड़ दें यहाँ पे। बाकी इसका आंसर आपको हम टेलीग्राम पर दे देंगे, आप उससे मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपकी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को एक प्यार से कमेंट कर दीजिएगा कि आपकी वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।